Good morning, students. Today we will do the third lesson of our book Honeydew, named Glimpses of the Past. In this lesson, the writer tells us the story of freedom through pictures. लेखक हमें पिक्चर्स के माध्यम से स्वतंत्रता की कहानी बताता है. He also tells us the reasons behind the First World War. वह हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे के रीजंस के बारे में बताता है एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और भारत में ब्रिटिश एम्पायर की किस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट हुई, कैसे उनकी यानी स्थापना हुई, उसके बारे में बताता है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ इस लेसन में हमारी कंट्री के 1757 से लेकर 1857 तक के हिस्ट्री की कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी कुछ सचित्र झलकियां दी गई हैं. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो सी पिक्चर्स हैं और स्पीच बबल्स हैं, विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. यह जो सी तस्वीरें हैं और इसमें जो सी स्पीच बबल्स हैं, कही गई बातें हैं, यह आपको उन कंडीशंस को समझने में मदद करेंगी, उन कंडीशंस को समझ में हेल्प करेंगी जिससे कि 1857 के यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनी थी जो स्थितियां. फर्स्ट पार्ट है इसका द मार्टियर्स. मार्टियर्स मीन्स क्या होता है? शहीद. तो फर्स्ट पिक्चर्स में हम देखते हैं कि इसमें लता मंगेशकर इज सिंगिंग ए सॉन्ग. लता मंगेशकर जो कि इंडियन की एक यानी काफी पॉपुलर काफी फेमस सिंगर है, वो एक सॉन्ग गा रही है एट ए फंक्शन इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में एक फंक्शन आयोजित हुआ था. ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. उसने यह गाना गाया था, सभी हम इस गाने से अच्छी तरह से परिचित है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. वी कैन सी दैट इन दिस पिक्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं इस तस्वीर में, और लता मंगेशकर जी गाना गा रहे हैं. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. सेकंड पार्ट में क्या है इसका? सेकंड पार्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. यह पीरियड है इसका 1757 टू 1849. कंपनीज कॉन्क्वेस्ट का मतलब कंपनीज की विजय, जो सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की. तो विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. कि अपने सुपीरियर वेपन्स के बल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18th सेंचुरी के भारत में अपनी सत्ता का प्रसार कर रही थी. ठीक है, यानी वो अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही थी, बढ़ा रही थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. उस वक्त क्या था, जो से इंडियन प्रिंसेस थे, इंडियन राजकुमार थे, वह शॉर्ट साइटेड थे, यानी वह अदूरदर्शी थे, दूर की नहीं सोचते थे. दैट अपस्टार्ट राजबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. The people had no peace due to such constant fights. कि उनका क्या कहना होता था कि जब भी वे अपने प्रतिद्वंदी राजा के प्रति यही कहते थे, अब उनको अंग्रेजों का सहारा मिल चुका था, वह कहते कि उस उदंडी राजा को हराने में जो से अंग्रेज व्यापारी हैं उनको बुलाओ, वह हमारी सहायता करेंगे. तो ऐसे में क्या था, जो से इंडियन पीपल थे उनके अंदर किसी प्रकार की पीस, कोई भी शांति नहीं रही थी, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टेंट फाइट हो रही थी. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और इसी प्रतिद्वंदता के कारण, आपसी शत्रुता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी यानी इजी हो गया कि वह एक एक करके जो से इंडियन प्रिंसेस से उनको सबड्यू करते जा रहे थे, काफी आसानी से. सबड्यू करना मतलब यानी उनका दमन कर रहे थे, उनका पतन कर रहे थे. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. लेकिन इनके बीच में फिर भी एक दूरदृष्टि वाला यानी दूर की सोचने वाला एक ऐसा
सम्राट भी था, जो कि मैसूर का सम्राट था टीपू सुल्तान, वह अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक इनसे यानी काफी बहादुरी से युद्ध करता रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कंक्वेस्ट। अब इसमें यह बताया गया कि इस विजय के प्रति भारतीय लोगों का किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग यानी उनके अलग विचार थे, किसी का विभिन्न विचार था, तो उनके विचार के बारे में बताया गया है। देखिए पिक्चर्स में कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब इस देश में शांति है, कि परमात्मा का शुक्र है इस देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, कि अब इस देश में कोई युद्ध नहीं है और ना ही ठगों के द्वारा किसी भी तरह की लूटपाट की जा रही है। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और उस बात पर दूसरा जो सा इंडियन पीपल है वो क्या कहता है कि यह परमात्मा का देन है कि जो से ब्रिटिश लोग उन्होंने हमारे इंडिया में भेज दिए। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और थर्ड पर्सन ये कह रहे हैं कि हमारा जो सा भाग्य है इन्हीं से हमारा काफी लिंक है, यानी इनसे हमारा जो सा भाग्य जुड़ा हुआ है। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। इसके विपरीत कुछ लोगों का अलग विचार था, जैसे कि ये आपस में बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, की जो से अंग्रेज लोग हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है या हमारे राजाओं को डिथ्रोन्ड कर दिया, उनको सिंहासन से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। उनका ऐसा विचार था कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम वह हमारी इस पृथ्वी के तो थे, यानी हमारे भारत के तो थे। नाउ वी हैव बिकेम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम फॉरेनर्स के यानी विदेशों के गुलाम बन चुके हैं। अब इसका थर्ड पार्ट आता है ब्रिटिश रूल। यह है पीरियड 1765 टू 1836 की बात। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब इसमें क्या है कि जो से हमारे धार्मिक नेता थे वह छुआछूत और बाल विवाह का विचार का उपदेश देते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। उनका ऐसा मत था, ऐसा विचार था, ऐसा उनका ओपिनियन था कि जो भी सीज को समुद्र को पार करता है वह धर्म के यानी विरुद्ध होगा, यानी उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने पर धर्म भ्रष्ट की बात करते थे वो। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और कुछ लोगों का विचार था कि इस संसार में जितने भी दुख हैं उनका कारण औरतें हैं, महिलाएं हैं। द ट्रुथ वॉज दैट, लेकिन जो सा ट्रुथ था, सच्चाई थी, वो यह थी कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो से इंडियंस से वह सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, जो से ब्रिटिश लोग थे वह उनसे स्कॉन्ड करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, और जो उनसे नेटिव्स थे, अब अंग्रेज लोग आपस में बात करते हैं कि जो से भारतीय के नेटिव्स हैं, मूल निवासी हैं, वह क्या है, विश्वास के काबिल नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और न ही वह ईमानदार हैं। टू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और वहां पर एक इंडियन देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं, हाथ जोड़कर खड़ा है और वह कह रहा है कि योर ऑनर, कि यह बात सच है, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। अब व्यापारी होने के नाते जो उनसे ब्रिटिश लोग थे वह जल्दी प्रॉफिट चाहते थे, लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अब उनके द्वारा जो सा फार्मर्स पर हैवी टैक्स लगाए गए थे, भारी कर लगाए गए थे, उससे किसान अपनी भूमि को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब एक इंडियन फार्मर अंग्रेज से कह रहे हैं कि जो सा आपका आदमी है वह हमारी फसल ले जाता है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, लेकिन वो अंग्रेज उसको रिप्लाई करता है कि तुम अभी भी तुम कर्जे में हो। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करते, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स। फिर भी ब्रिटिश जो से थे उन्होंने अदर मेथड्स को इन्वेंट किया, आविष्कार किया, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब आपस में बातें करते हैं कि वह गुड्स जो कि इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होती हैं उनको अगर भारत लाया जाए तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई आयात कर नहीं लगाया जाएगा, यानी इम्पोर्ट टैक्स नहीं होगा।
ए गुड आइडिया, और अंग्रेज उस पर कहते हैं कि यह अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून थे उन्होंने भारतीय उद्योगों को क्रिपल करना शुरू कर दिया, यानी उन्हें रोंदना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। जो सी ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उनकी जो सी नीतियां थी, उन्होंने जो से हमारे एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, इंडियन एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, यानी निपुण शिल्पकार थे जो हाथों से वर्क करते थे, उन्होंने उनके व्यवसाय को बिल्कुल र्यून कर दिया था, तबाह कर दिया था। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट इसके अगले पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। थैंक यू।